नाज़रीन, सियासी बिसात पर जंग का समा है। एक के बाद एक चाल चली जा रही है। अपोजिशन को सख्त दावपेच और जोड़ तोड़ का सामना है। करप्शन के बाद गद्दारी के इल्जामात और मुकदमे की आंच ने सियासी दर्ज हरारत में इंतहाई इजाफा कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के खिलाफ दर्ज बगावत के मुकदमे से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुकदमे से खुद को लाताल्लुक रखने वाली वफाकी हुकूमत ने मुकदमे की तफ्तीश का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास में फैसला किया गया कि अगर पुलिस कानून के मुताबिक मामले की जांच करेगी, अगर इल्जाम साबित न हुआ, मुल्जिम को बेगुनाह करार दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया ज़राए के मुताबिक कि FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत से सियासी इंतकाम के हक में नहीं है। लाहौर में दर्ज होने वाले बगावत के मुकदमे के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए हैं, उनके सामने हुकूमत का लाताल्लुकी वाला मौक़िफ़ कमज़ोर नज़र आता है और हुकूमत की जानिब से एक के बाद एक वजाहतें और तरदीदें जारी की जा रही हैं। मामला यह है कि नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का मुकदमा करवाने वाला शख्स बदर रशीद न सिर्फ PTI का सरगर्म कारकुन है, बल्कि PTI लाहौर का तंजीमी ओहदेदार भी है। मामला अगर मुकदमे तक रहता तो शायद हुकूमत को बात करने की जरूरत न पड़ती, लेकिन मुकदमे के मुद्दई के मुजरिमाना रिकॉर्ड ने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। बदर रशीद हीरा नामी शख्स के खिलाफ इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा, मंशियात और कार सरकार में मदाखलत के कई मुकदमात दर्ज। और सिर्फ बदर रशीद ही नहीं नाज़रीन, बल्कि उसके भाई अथर रशीद और तारिक रशीद भी कई मुकदमात में नामजद हैं। इस क्रिमिनल रिकॉर्ड के सामने आने के बाद हुकूमत मजबूर हो गई कि बाकायदा ऐलान करके खुद को न सिर्फ बगावत के मुकदमे बल्कि पार्टी कारकुन से भी लाताल्लुकी जाहिर करे। इसीलिए आज वफाकी वजीर शिबली फराज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि बगावत के मुकदमे से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बयान किए। हम सिर्फ ये कहते हैं, अगर कोई जिसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर हम ये कहते हैं कि जो बयानिया हमारे दुश्मनों का है, अगर वही बयानिया कोई अगर हमारा कोई भी सियासी लीडर उसका भी बयाना वही हो, तो हम इससे क्या इन्फर करेंगे? हम यही करेंगे कि आप यार दुश्मन की जुबान बोल रहे हो। हमने तो ये नहीं कहा कि कौन गद्दार है कौन नहीं गद्दार है। सिर्फ शिबली फराज ही नहीं बल्कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल भी इस मुकदमे को हुकूमती बयानिए के खिलाफ करार दे रहे हैं। जबकि वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम को इस FIR का कोई इल्म नहीं था। जब उनके इल्म में लाया गया तो उन्होंने इस पर शदीद नापसंदीदगी का इज़हार किया। हुकूमत इस मुकदमे से तो फासला इख्तियार कर रही है, लेकिन मुद्दई बदर रशीद से फासला इख्तियार करना मुश्किल है, क्योंकि बदर रशीद न सिर्फ तहरीक इंसाफ यूथ विंग रावी टाउन का सदर है, बल्कि इसकी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ मुलाकातों की कई तस्वीर भी ज़ेर गर्दिश हैं। इन तस्वीर के हवाले से गवर्नर पंजाब का कहना है कि वो हर मिलने वाले को नहीं पहचानते हैं। बदर रशीद कौन है वो नहीं जानते। शख्स ने ये मुकदमा दर्ज कराया है, उसकी तस्वीरें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लीडरों के साथ भी हैं, उनकी सारी तस्वीरें PTI के लीडरों के साथ भी हैं, लेकिन तस्वीर साथ होने का मतलब जो है ये नहीं है। और मैं आपको ये बात कैटेगोरिकल कहता हूँ कि मुझे सिर्फ TV पे जाके पता चला कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारा इससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है और हम किसी पे गद्दारी के ना इल्जामात ना किसी के खिलाफ मुकदमात, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि मुकदमे के मुद्दई बदर रशीद की गवर्नर पंजाब के साथ एक आध मौका पर तस्वीर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मौक़ों पर तस्वीर है। और कई तस्वीर में बदर रशीद और गवर्नर पंजाब जिस तरह बात कर रहे हैं, वो रवैया आमतौर पर अनजान अफराद के साथ नहीं अपनाया जाता। सिर्फ तस्वीर ही नहीं नाज़रीन, बल्कि मुकदमे के मुद्दई बदर रशीद PTI के टिकट पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। इन्हीं हक़ाइक़ के सामने अपोजिशन हुकूमत के मौक़िफ़ को मानने से इनकार कर रही है। ये अजीब बात है कि जो गद्दार है वो गद्दारी से भाग नहीं रहे, वो अपनी FIR को मेडल समझ के कबूल कर रहे हैं, और जिन बुज़दिलों ने ये FIR दर्ज कराई है वो बुज़दिल भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौसूफ बदर रशीद जो बेचारा यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के एक शेर से बुरी तरह हारा। मुझे हैरत यह है कि एक PTI का चेयरमैन का टिकट होल्डर जिसने बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ा है, आप आके कह रहे हैं उसका PTI से ताल्लुक कोई नहीं।
अपोजिशन की तनकीद के बाद लाहौर पुलिस की जानिब से भी हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद सामने आई है। तर्जुमान लाहौर पुलिस का कहना है कि नवाज शरीफ समेत लीगी क़यादत के खिलाफ दर्ज होने वाला मुकदमा रियासत या किसी रियासती इदारे की जानिब से नहीं बल्कि एक प्राइवेट शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। शाहदरा पुलिस ने तहरीर के मुताबिक जो कानून के दफात बनते थे इनके तहत मुकदमे का इंदराज किया। मुकदमे में इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज बदर रशीद की जानिब से FIR में कहा गया था कि नवाज शरीफ की तकारीर का मकसद अपने दोस्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बिलवास्ता फ़ायदा पहुँचाना है। मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमाओं का नवाज शरीफ की तकारीर की तायीद और हिमायत कानून की गिरफ्त के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान पीनल कोड की मुजरिमाना साजिश के दफात के तहत दर्ज कराए जाने वाले इस मुकदमे में 40 से जायद लीगी रहनुमाओं को नामजद किया गया। नून लीग के खिलाफ गद्दारी का ये पहला मुकदमा नहीं है बल्कि 2 रोज पहले लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था। हुकूमत इन मुकदमात से खुद को लाताल्लुक जाहिर कर रही है, लेकिन चंद रोज पहले तक वज़ीर आज़म समेत हुकूमती शख्सियात खुद नवाज शरीफ को भारतीय एजेंट और मुल्क दुश्मन एजेंडे को फरोग देने का इल्जाम लगा रहे थे। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो? हमारे दुश्मनों का। अब हुकूमत का कहना है कि बगावत के मुकदमात बनाना PTI की पॉलिसी नहीं, लेकिन मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले बदर रशीद की PTI के साथ वाबस्तगी ने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। बदर रशीद कौन है और इसके सियासी ताल्लुकात की नौयत क्या है, इस हवाले से इसके महल्लेदारों से पूछा गया। उन्होंने क्या कहा वो देखिए। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद जो कि इस वक्त उसी थाने के बाहर मौजूद है जहां पर यह FIR काटी गई। रियाज अहमद, ये बताइएगा पुलिस का क्या कहना है कि क्या अब मुकदमे को आगे लेके बढ़ा जाएगा, तफ्तीश की जाएगी, जिनको नामजद किया गया उनको बुलाया जाएगा तहकीकात के लिए? जी, जो पुलिस अफसरान है उनका ये कहना है कि जब तक आला हुकाम की तरफ से उन्हें कोई अहकामात नहीं मिलते उस वक्त तक वो कुछ नहीं कह सकते। ताहम ये ज़रूर है कि अभी तक ना कोई पर्चा खारिज करने के अहकामात जारी हुए हैं और ना ही उनको जो तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। उनका ये कहना है जब तक ये पर्चा है तो ज़ाहिर है वो जो मुल्ज़मान हैं इसमें नामजद किए गए उनको तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी मुल्ज़म को जो इसमें नामजद है उनको तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया गया। इस वक्त मैं शदरा पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। इतला थी कि शायद यहाँ पर मुस्लिम लीग के कुछ रहनुमा आएंगे, लेकिन यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे। SHO भी ज़ाहिर है वो गश्त पे हैं। अच्छा। तो इससे ये जाहिर होता है कि अभी तक किसी को बुलाया नहीं गया और ना ही जो है FIR खारिज करने के लिए आला हुकाम की तरफ से उन्हें कोई अहकामात मिले हैं। ठीक है। पुलिस का ये कहना है मोहम्मद जुबैर साहब के आने की शुनीद है, क्या हकीकत है वो आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही सुनी थी कि जुबैर साहब जो साबिक गवर्नर सिंध थे वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। पुलिस स्टेशन से रब्ता किया गया कि क्या उनके आने का कोई आपको इल्म है, तो उनका कहना है हमें कोई इस हवाले से कोई पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर कुछ लोग जमा हैं। जब इनसे पूछा गया क्या आप मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, तो उनका ये कहना था कि नहीं, वो अपने काम के लिए यहाँ पर थाने में आए हुए हैं, हमारा मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अभी तक मोहम्मद जुबैर जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। ठीक है। अच्छा, बदर रशीद जो कि मुद्दई हैं इस FIR के, उनके हवाले से क्या खबर है? उनका सुनने में आ रहा है कि वो घर पे मौजूद नहीं है, किसी को मिल नहीं रहे हैं, उनके कोई वेयर अबाउट्स का नहीं पता। जी बिल्कुल, कल सुबह से ही वो रूपोश हैं। जब से उन्होंने FIR करवाई उसके बाद चूँकि मीडिया के लोग और कुछ और लोग दीगर लोग भी उनसे फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। एक दफ़ा उनसे रब्ता भी हुआ था तो उनका ये कहना था कि वो आउट ऑफ सिटी हैं। ये कल दोपहर की बात है जब उनसे रब्ता हुआ, तो बदर रशीद का ये कहना था कि वो आउट ऑफ सिटी हैं, इसलिए जब वो वापस आएंगे तो आपसे रब्ता करेंगे। लेकिन उसके बाद से उनका फ़ोन भी बंद मिल रहा है और वो रूपोशा है, अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए। कोशिश की गई है कि किसी न किसी तरह उनसे रब्ता किया जा सके, लेकिन अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो सका। जी ठीक। अच्छा, बदर रशीद पर भी मुकदमात हैं क्या? किस किस्म के, किस नौयत के मुकदमात? जी बिल्कुल, जिस शहरी ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है उनका नाम बदर रशीद है। बिल्कुल उनके खिलाफ भी थाना शदरा में, पुरानी अनारकली में और शरकपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हैं। इसमें इक़दाम कत्ल के मुकदमात भी हैं, उसमें जो है वो नाजायज़ असले के भी मुकदमात हैं
और इसके अलावा लड़ाई झगड़े के भी मुकदमात हैं, एक क्रॉस वर्शन भी है इसमें, वो भी मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है। इस तरह तकरीबन 4 से 5 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं और तकरीबन अगर देखा जाए तो इनके भाइयों पर भी कुछ मुकदमा दर्ज हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन पर 4 से 5 मुकदमात दर्ज हैं। जो थाना शदरा में 2 हैं, एक पुरानी अनारकली में है और एक शरकपुर में है। जी, बड़े संगीन नौयत के मुकदमात हैं, कत्ल इक़दाम कत्ल के मुकदमात इनके भाइयों पर भी। तो क्या मतलब किस कुमाश के लोग हैं ये, इनके इलाके के, इनके मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं इस मुद्दई के हवाले से? जी, इलाके के लोगों से भी रब्ता किया गया तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ बात वैसे कैमरे पर आकर नहीं करते थे। वो कहते जी हम इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, कोई मसला हो जाएगा, जिससे ये लगता है शायद कोई डर खौफ हो उनके खिलाफ। लेकिन ये था कि इनके इलाके में जो है वो पैनाफ्लेक्स लगी हुई थी जिन पर बदर रशीद की तस्वीर थी और वो जो है वो जो हुकूमत वक्त है उसकी पार्टी से जो है वो बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन अभी तक हुकूमत की जो अरकान हैं, जो हुकूमती पार्टी के लोग हैं, उन्होंने किसी तरह ये नहीं कहा कि ये उनकी पार्टी से उनका ताल्लुक है। लेकिन ये जो पैनाफ्लेक्स इस इलाके में लगी थी उसमें उनकी तस्वीर से ये जाहिर होता है कि ये उन्हीं PTI से इनका ताल्लुक है। जी, अच्छा, ये बताइए, अब जो मकामी पुलिस स्टेशन है और जो तफ्तीशी हैं वो क्या कह रहे हैं कि क्या वो कार्रवाई का आगाज़ करने लगे हैं, गिरफ्तारी या तफ्तीश के लिए इन नामजद मुल्ज़मान में से किसी को बुलाएंगे जल्द? जी, मैं जब पुलिस स्टेशन के अंदर गया तो कोशिश की कि तफ्तीशी से बात हो सके। तफ्तीशी तो यहाँ पर नहीं, लेकिन जो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन के लोग थे उनका ये कहना था कि अभी तक ना तो हमने उनको बुलाया है और ना ही हमें कोई ऐसे अहकामात मिले हैं। चूँकि ये FIR जो है वो बड़े लोगों के खिलाफ है, तो हम ऐसा अभी तक कोई ऐसा हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि उनको तफ्तीश के लिए बुलाया जाए या उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई टीम रवाना की जाए। उनका ये कहना था अभी तक हमें कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। जब कोई आला हुकाम की तरफ से जैसा हुक्म होगा तो वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तफ्तीश के लिए भी अगर उन्होंने कहा बुलाया तो हम बुलाएंगे, अगर गिरफ्तारी करनी पड़ी तो हम गिरफ्तार भी करेंगे, लेकिन जब तक हमें आला हुकाम की तरफ से कोई हुक्म नहीं मिलता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करते हैं तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज अता तारड़ साहब से। तारड़ साहब, शुक्रिया। अब स्ट्रेटजी क्या है आपकी? इस मुकदमे का सामना करेंगे, परसूख पैरवी करेंगे, क्या होगा? क्या इस मुकदमे पर तो हुकूमत ने खुद को डिस्टेंस कर लिया, इमरान खान कहते हैं कि उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, वज़रा भी डिस्टेंस कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है नेक्स्ट? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। आइए आप और मैं किसी भी एक थाने का इंतखाब कर लेते हैं और हम दोनों जाके एक दरख्वास्त देते हैं और 4-5 हुकूमती वज़रा का नाम लिखते हैं और उनके खिलाफ सेडिशन या गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते हैं और SHO को कहते हैं कि FIR रजिस्टर करे। देखता हूं कि वो कितने घंटों, दिनों, हफ्तों या महीनों में वो FIR रजिस्टर होती है। हुकूमत का लाताल्लुकी का इजहार करना और वज़ीर आज़म का ये कहना कि मैं अपनी सालगिरह का केक काट रहा था जब मुझे बताया गया, ये कभी सालगिरह का केक काट रहे होते हैं, इनको बताया जाता है FIR हो गई। कभी ये इनकी अहलिया बताती हैं TV लगा के कि डॉलर का रेट ऊपर चला गया। तो या तो इनका कंट्रोल इतना लूज हो गया है, रिट ऑफ द स्टेट इतनी खत्म हो गई है कि एक 3 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, जो कश्मीर कॉज के एडवोकेट हैं, जो बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर मुल्क के अंदर हर जगह पे कश्मीर कॉज के लिए अपनी जान लड़ा देते हैं, उन पे भी ये FIR दर्ज की गई। 3 साबिका लेफ्टिनेंट जनरल फौज के, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। दरख्वास्त देने वाला PTI का कारकुन है। और देखिए हमारे डे 1 से तहफ़्फ़ुज़ात थे उमर शेख जो CCPO लाहौर हैं उनकी तैनाती पे, कि उनकी तैनाती सियासी बुनियादों पर की गई। हमें पता था हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाएगा और ये गद्दारी का नैरेटिव, ये इंडियन एजेंट करार देना, क्या नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू पे आप ही के चैनल पे वज़ीर आज़म ने इसकी बात नहीं की? क्या शहबाज गिल ने ये बयानात नहीं दिए? क्या शिबली फराज साहब ने इस नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाया? ये सारी कड़ियां जब आप मिलाते हैं तो पता ये लगता है कि ये हुकूमत की ईमा के बगैर इतनी बड़ी FIR का दर्ज होना नामुमकिन है। क्या वजीर आला पंजाब या CCPO या उस SHO के ऊपर कोई और अफसर मौजूद नहीं था जिसने इस बात को देखा हो कि ये क्या FIR है? क्या SHO शादारा
इतना ताकतवर अफसर है कि उसने बगैर देखे, बगैर हकायक जाने, एक सबसे बड़ी सियासी जमात के 43 अराकीन जिसमें इतने मुहिब्बे वतन लोग शामिल हैं, उन पे आंखें बंद करके FIR दे दी। तो मैं समझता हूँ ये गलत बयानी है। कल का शहबाज गिल साहब का ट्वीट आप देखें, सिटी पुलिस के जो तर्जुमान है उनकी तो वजाहत आई है और उस वजाहत में वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं, उनके अल्फाज जो हैं, उन्होंने कहा ये शर्मंगेज तकरीर थी, मतलब हम पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला, मगर वो ये फैसला कर चुके हैं और बता रहे हैं उस वजाहत में कि ये एक शर्मंगेज तकरीर थी, इसीलिए हमने इस पे पर्चा काटा। तो वो तो ऑन कर रहे हैं, सिटी पुलिस तो ऑन कर रही है इस पर्चे को। आप देखिए जहां पे अली हैदर साहब 6 IG तब्दील हुए हों, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हों, आए दिन CCPO के तबादले किए जाएं, क्या ये बात मानने में आती है कि पुलिस सियासी असर रसूख से पाक हो गई है? क्या ये बात मानने में आती है कि मौजूदा CCPO ने अपने तैनात करवाने वालों को ये ना उनके नोटिस में दिया हो कि ये इस तरह की FIR हम काटने जा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं चैलेंज करता हूं, हम चलते हैं, अभी थाने का इंतखाब आप कर लें, आप अपनी टीम को साथ ले लें, मैं 4-5 लोगों के नाम लिखता हूं कागज के ऊपर, जाके देखते हैं कि कितनी देर में हमारी FIR दर्ज हो जाए। हालात ये हैं, सितम ज़रीफी ये है कि रेप, मर्डर, अगवा बराए तवान, चोरी, डकैती, ये FIR काटने से पुलिस कासिर है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं होती। तो ये किस तरह की हुकूमत है? जब अफसरान के इंटरव्यू करने हो, इमरान खान साहब हमरा शहजाद अकबर लाहौर आके इंटरव्यूज खुद करते हैं, काबीना की मीटिंग्स में खुद बैठते हैं, जब ये सारी कार्रवाइयां खुद करते हैं तो इससे इजहार ला ताल्लुकी कैसा? और जो शहबाज गिल साहब की ट्वीट है, उन्होंने कहा कि ये हम गद्दारी के हक में नहीं है, इस FIR में गद्दारी नहीं है, ये सेडिशन है। और सेडिशन की जो डेफिनेशन है या तारीफ है वो मैं इसके साथ लफ कर रहा हूं। उनकी ट्वीट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उनकी ट्वीट आने के बाद फवाद चौधरी साहब ने इस पे स्टांस लिया। तो देखिए ये अगर तो अवाम को और पूरे पाकिस्तान को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि ये खुद ब खुद FIR हो गई, और देखिए जिस बंदे का जिक्र है जो दरख्वास्त गुजार है, उसको किसी ने ही बड़े अच्छे तरीके से लिखवाई है, वो बेचारा तो एक फिक्रा नहीं लिख सकता, इधर शादारे का रहने वाला है, उस यूनियन काउंसिल को भी हम जानते हैं। तो या तो फिर बुज़दार साहब और पूरा सेटअप और इमरान खान साहब ये इतने बेइख्तियार हैं कि इनको किसी चीज का इल्म नहीं है, ऑटो पायलट पे चीजें चली जा रही हैं, या फिर ये बदनीयती है और इनका जो नैरेटिव था इनसे गलत मूव हुई, मीडिया पे क्रिटिसिज्म आया, और जब भी दर्ज हो गया अदालत में चलेगा। आप समझते हैं कि इस मुकदमे में इसका जो FIR का जो कंटेंट है वो इतने मजबूत हैं कि अदालत इसको टेकअप करेगी या ये क्वाश हो जाएगा? देखिए ये FIR चैलेंज बिल्कुल हो सकती है, और ये एक मजाक किया गया है, और ये मैं समझता हूं कि स्पेशली वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की जो उनकी पोजीशन की सेंसिटिविटी है उस लिहाज से बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मगर अगर हुकूमत कह रही है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो इसको खुद ही विड्रॉ करें। हुकूमत इसको विड्रॉ क्यों नहीं करती? अगर वो समझते हैं कि ये उनकी ईमा पे नहीं हुआ, ये खुद ही हो गया, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इसको फारिग किया जाए। कानूनी चाराजोई के बारे में मुशावरत अभी हमारी नहीं हुई, इस बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि ये इतनी मजे का खेज FIR है, अभी आप संजीदा इस पे कानूनी चाराजोई क्या की जाए? जी आप संजीदा फिलहाल नहीं ले रहे हैं इस FIR को? देखिए ये इल्जाम बहुत संगीन है, इल्जाम बहुत संजीदा है, मगर जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से हुकूमत इस पे कभी एक स्टांस कभी दूसरा स्टांस ले रही है, ये एक मजाक बन के रह गया है। और गद्दारी के सर्टिफिकेट ये बांटने पिछले इन्होंने 1.5-2 हफ्तों से शुरू किए हैं। तो हम देखें इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। एक और बात मैं करता चलूं, ये मैंने पहले नहीं की, आपके शो पे मैं ये बात करने जा रहा हूं। हमारे जहन में ये बात भी है कि आने वाले वक्त में जब जलसे जुलूस होंगे, 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, तो हुकूमत को कोई ना कोई जवाब चाहिए हमारी पार्टी के अराकीन को बंद करने के लिए।
तो जब हमारे अराकीन को गिरफ्तार किया जाएगा, किसी ऐसी आड़ में ही किया जाएगा कि जहां पे उनके पास ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड हो, सिर्फ जाके उस शख्स को गिरफ्तार करना हो, तो ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। हम अपना हक रखते हैं कानूनी चाराजोई करने का, मगर कानूनी चाराजोई पे ताहाल कोई फैसला अभी नहीं हो सका। तो सर क्या वजह है? मतलब देखें, एक बात बड़ी संजीदा है, बड़ी संगीन है। अब तक आपकी तरफ से रिस्पांस, लीगल रिस्पांस इसका नहीं आया, जैसे कि आप कानूनी चाराजोई कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट इस एफआईआर को खुद क्वैश करे, क्योंकि वो शख्स तो नहीं मानेगा ना अभी इतनी जल्दी के एफआईआर वापस ले ले। तो क्या आप चाहते हैं गवर्नमेंट इसको खत्म करे, आप इसको अदालत में चैलेंज करें? क्या करेंगे क्या सर आप देखिए कि जिस शख्स ने ये दरखास्त देके एफआईआर दर्ज कराई है वो अपने घर से गायब है। पिछले जब से ये एफआईआर दर्ज हुई है, ना उसका मौकफ सामने आया है, ना वो मीडिया वालों को मिल रहा है। आज मीडिया वालों ने उसके घर वालों से राब्ता किया तो बताया गया कि जी वो घर पे मौजूद नहीं है, और घर वाले इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहते। जब दरखास्त गुजार ऐसी दरखास्त दे के खुद भाग गया है और हुकूमत भी कह रही है कि हमारी ईमा पे नहीं हुई और इजहार लाताल्लुकी किया जा रहा है, तो हुकूमत को चाहिए इसको विड्रॉ करें। वरना अगर वो समझते हैं कितने संगीन इल्जामात हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन चलाएं। इन्वेस्टिगेशन चलाएंगे तो हम जवाब देंगे, और हम समझेंगे कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रही तो हम कोर्ट जाने का भी अपना राइट जो है वो रिजर्व रखते हैं। हमारे पास वो हक मौजूद है कि हम रिट पिटिशन में जाएं। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान कुछ राइट्स को, कुछ हुकूक को गारंटी करता है, उसके तहत रिट में जाया जा सकता है। मगर इस पे मामला को आगे चले तो सही ना जी। अच्छा, मुझे दरखास्त गुजार गायब है, हुकूमत कह रही है हमने नहीं किया। मुझे एक और लीगल पॉइंट बताइएगा। इसमें जो एक वाहिद एक शख्स है जो कि इस वक्त अवामी ओहदा रखता है, आप लोग तो फिलहाल अपोजिशन में, अवामी ओहदे आपके पास नहीं है, वो है वजीर आजम आजाद कश्मीर। सर अगर इंक्वायरी आगे बढ़ती है और मामला गिरफ्तारी तक भी आता है, तो क्या लाहौर से पुलिस आजाद कश्मीर वहां के वजीर आजम को गिरफ्तार करने जाएगी? कानूनी तौर पे तो जब एफआईआर दर्ज हो जाए और कोई शख्स उसमें नामजद हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। आप देखिए कि ये कितना बड़ा अलमिया होगा कि अगर वजीर आजम आजाद कश्मीर को इसमें इम्प्लीकेट किया है SHO शाहदरा ने, यानी ये एक आलमी जो हमारी बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं वहां कितना बड़ा ये मजाक बन जाएगा कि SHO शाहदरा ने गद्दारी के मुकदमे में सिटिंग वजीर आजम आजाद कश्मीर को बुक कर लिया है। कानूनी तौर पे कोई रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है उनकी गिरफ्तारी पे। कानूनी तौर पे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है अनलेस वो प्रोटेक्टिव बेल ले लें, बेल बिफोर अरेस्ट ले लें, वो एक और मामला है। ठीक है तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ होंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, बिजली, गैस और पानी और कराची के मसाइल के बाद एक और मसला जो है वो भी सामने आ गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भट्टी साहब, वज़ीर आज़म साहब को किसी और से यानी टीवी से पता चलता है कि डॉलर बढ़ गया। वज़ीर आज़म साहब को कोई और बताता है कि वो वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म साहब को कई चीज़ें जो है वो कहीं और से पता चलती हैं, खुद उनको नहीं उस बात का इल्म रहता। इसके बाद हमने ये देखा कि अब जो एफआईआर कटी है बगावत की, उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म को कुछ इल्म नहीं था। चले मान लेते हैं नवाज शरीफ पे कटी, बाकियों पे कटी, इट्स ओके, लेकिन सिटिंग इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, उन पर भी एफआईआर कट जाती है और किसी को पता नहीं चलता। कल तक वज़रा कहते रहे हमें नहीं पता था, आज कहते हैं काबीना में डिस्कस हुआ कि एफआईआर कटी है तो कटी रहे, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। तो सर अगर आप नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं इस एफआईआर पे, तो इस एफआईआर को वापस भी लिया जा सकता है। एक दूसरा सर ये बताइएगा कि ये तमाम चीजें प्राइम मिनिस्टर साहब की जो लाइल्मियां हैं, वो क्या क्या फल जो है वो क्या चीज क्या फ्रूट बेयर करेंगे बिलाखिर? पहली बात तो ये है कि अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि ये जो हमारी इक़्तिदार गाह है, जो ऐवान इक़्तिदार है, ये अंधों, बैरों, गूंगों का मस्कन है। यानी जो भी वहाँ जाता है पता नहीं किधर गुम हो जाता है।
यही वज़ीर आज़म इमरान खान थे। 22 साल कोई चीज़ होती थी तो ये आके चौक में खड़े हो जाते थे। गैस की कीमतें बढ़ती तो आ जाते, बिजली की कीमतें बढ़ती तो आ जाते, महंगाई होती तो आ जाते, सानिया मॉडल टाउन होता तो आ जाते, सानिया बल्दिया टाउन होता तो आ जाते, अल्ताफ़ हुसैन भत्ते लेता तो आ जाते, नवाज शरीफ साहब कोई जुल्म करते तो आ जाते, अवाम कहीं इस्तिजाज करती तो आ जाते, और कुछ भी होता, फॉरेन पॉलिसी पे कुछ होता तो आ जाते, अंदरूनी पॉलिसी पे कुछ होता तो आ जाते। और हम इतने खूबसूरत नारे, इतने खूबसूरत वादे, इतने खूबसूरत दावे और इतना खूबसूरत मंशूर, और हम समझे कि ये इनको मौका मिलना चाहिए। और मौका मिला तो पता चला कि इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि 2 साल में मैं 5 दफ़ा बाहर निकला हूँ, घर से बाहर निकला हूँ। यानी मेरा मतलब कि 10 बजे वो आते हैं दफ्तर, 10 बजे आके 5-6 बजे घर जाते हैं, और उसके बाद अवाम ख़त्म और पाकिस्तान ख़त्म, 24 करोड़ ख़त्म, और वज़ीर आज़म अपने उसमें घर में मौजूद। अब बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब को क्या पता है कि बाकी छोड़ें, लंबी चौड़ी कोई तकरीरों की बात नहीं, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म को क्या पता है कि क्या बुरा हालात हो गए हैं इस्लामाबाद के? सड़कें टूटी पड़ी हैं, फुटपाथ टूटे पड़े हैं, दरख्त कटे जा रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है कि आप किसी सेक्टर में 3-4 सेक्टर तो डिक्लेयर कर दिए हैं कि ये ख़तरनाक हैं, इसके अलावा कहीं निकल के दिखाएं आप, आपसे मोबाइल छीन लेते हैं, आपके घर डकैतियां जा रही हैं। हाँ, राजा खुर्रम नवाज ने कहा कि चोरियां उनके घर हो गई हैं। एक DIG साहब बोले मेरे घर में भी चोरियां हो गई हैं, कत्ल हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उस फकीरों की अमाजगाह है, बाहर से लोग आके चोरियां डकैतियां कर जाते हैं। आपने क्या किया इस्लामाबाद के लिए? बाकी छोड़ दें, बनी गाला आप इधर से चंद किलोमीटर के फासले पर रहते हैं। बनी गाला में रस्ते में जिस रस्ते से वज़ीर आज़म गुजरते हैं, उस रस्ते से रोज़ाना लोग, कोई मोटरसाइकिल पे कोई मोबाइल छीन लेता है, कोई कुछ मोटरसाइकिल छीन लेता है। तो ये क्या है? आप वज़ीर आज़म साहब को पता है कि आज अदरक 800 रुपये किलो हो गई है, सब्ज़ मिर्चें 800 रुपये किलो हो गई हैं, घी वज़ीर आज़म साहब को पता है कि 250 रुपये किलो हो गया है, चीनी वज़ीर आज़म साहब को पता है कि 115 रुपये किलो हो गई है। वज़ीर आज़म साहब और शहजाद अकबर साहब कहते थे 1 रुपया बढ़े 5 अरब शुगर माफिया को मिलता है, ये तो 60 से 115 पर पहुंच गई, ये किधर चले गए सारे? वज़ीर आज़म साहब को पता है 2400 किलो मन आटा हो गया। वज़ीर आज़म साहब को पता है उनके दफ्तर से हाफ फरलांग के फासले पर आज लोग बाहर बैठे हुए थे सड़कों पर, और उन सड़कों पर बाहर बैठकर तो एहतजाज कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा क्या कसूर है, हमारी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी, महंगाई भी नहीं बढ़ी। वज़ीर आज़म साहब ने कभी कोई एक्शन लिया कि 17 रुपये किलो टमाटर जब उनका वज़ीर ख़जाना बेच रहा है? वज़ीर आज़म साहब ने कभी कोई एक्शन लिया है कि बाबर नदीम बाबर जो हैं, इन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई है कि भाई गैस बड़ी कीमती चीज़ है, इसको काम इस्तेमाल करना। वज़ीर आज़म साहब को पता है कि 2 रोटियां खाने वाले वाकई 1 रोटी पे आ गए, मगर वो 1 रोटी भी अब नहीं मिल रही, उसका क्या करना है? वज़ीर आज़म साहब को पता है कि वो जो गीज़र लग्जरी आइटम था सारा हमने हटा दिया है गीज़र, लेकिन अब तो हम वो जो डेगचियों में पानी भी गर्म नहीं कर सकते। हाँ, वो भी नहीं। वज़ीर आज़म साहब को पता है कि बिजली कितनी हो गई है। कभी वज़ीर आज़म साहब कभी किसी सस्ते बाजार में खड़े नजर आए हैं? हफीज शेख किसी यूटिलिटी स्टोर पर आपको मिले हैं? हमाद अजहर साहब कभी आपको किसी बाजार में मिले हों? उमर अयूब साहब ने कभी बिल उनके हाथ में हुआ और उनके चेहरे पे परेशानी हो कि इसकी मैंने बिल की किस्तें करवानी है, ज़्यादा आ गया है? वज़ीर आज़म साहब को पता है कि उनके वादे किधर गए? वो 50 लाख घर, वो 1 करोड़ नौकरियां, वो गवर्नर हाउस गिरना था, वो वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बननी थी, वो 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाना था, वो जिन बच्चों की ग्रोथ रुक गई थी उनका क्या होना था, वो जो पुलिस और पटवार जो छितर पड़ रहे हैं हमें हर जगह, उनका क्या किया, महंगाई क्या हुई, बेरोजगारी क्या हुई? वज़ीर आज़म साहब को पता है। यानी ये डॉलर छोड़ दें किधर चला गया, स्टॉक एक्सचेंज छोड़ दें किधर चला गया, कर्जे
छोड़ दें किधर चला गया, फॉरेन पॉलिसी छोड़ दें किधर चला गया। वज़ीर आज़म साहब को पता है PIA पे खुदकुश जो हमला हुआ है उसके बाद क्या हुआ है? टर्किश एयरलाइन ने आपके पायलटों की तनख्वाह रोक ली है, एमरस ने ऑफ एयर कर दिया आपके सारों को, आपके पूरे जग घनसाई हो रही है। वज़ीर आज़म साहब को पता है कि ये लाहौर में करप्शन का रेट का क्या हो गया है? वज़ीर आज़म साहब अगर कोई सरकारी अफसर लगवाना चाहते हैं मुझे पैसे दें, मैं जाके वो लगवा देता हूं सरकारी अफसर। कोई SHO बदलाना चाहते हैं, देखिए लगता है काबीना समेत सबको ये लगता है कि अगर जो साबिक हुक्मरान रह चुके हैं उन पे करप्शन के मुकदमात बनेंगे, वो अंदर जाएंगे तो फिर सारा पैसा उनसे वसूल करके कौम की किस्मत सवार लेंगे। ये मुमकिन है आपकी नजर में? देखिए फिर आपने बात उधर छोड़ दी। उधर गंड कप हैं, बनारसी ठग हैं, और वो हैं जो नकली इनकलाबी हैं, नकली मंडेले हैं, नकली मौजे तुंग हैं, वो 25-25 हज़ार कनाल वाले हैं। उनकी सारी जिंदगियां वो नोट खाते रहे तो उनको नहीं कोई परवाह होती। वो एवन फील्डी इनकलाब वाले हैं। अब वो शहबाज शरीफ का, गुजरांवाला का वो कबाड़िया आ गया है जिसने TT उधर सलमान शहबाज के अकाउंट में करवाई। बजरी फरोश आ गया है सिंध का जिसने TT करवाई। उनको छोड़ दें, वो बनारसी ठग गए, उनको छोड़ दें, मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं है। उनके कभी वो भी, उनको भी महंगाई से क्या गर्ज, उनको बेरोजगारी से क्या गर्ज, उनकी 5 बर्रे आज़मों में जायदादें हैं, उनको छोड़ दें। मैं कहता हूं मुझे नवाज शरीफ का लहजा सख्त नापसंद लगा, नवाज शरीफ साहब का लबो तनकीद सख्त नापसंद लगी। वो तनकीद नहीं, हर्जा सराई थी। वो सिर्फ आल बचाओ माल बचाओ खाल था। वो सिर्फ वो उन अपने बच्चों के लिए ये जो चढ़ाइयाँ करके फौज अदलिया पे, ये उनका पुराना तरीका वारदात है। लेकिन क्या नवाज शरीफ गद्दार है? नहीं है गद्दार। क्या बेनज़ीर भुट्टो गद्दार थी? नहीं है बेनज़ीर भुट्टो गद्दार। क्या जरदारी साहब गद्दार हैं? नहीं है वो गद्दार। क्या इमरान खान गद्दार हैं? नहीं है वो गद्दार। ये सब मुहिब्बे वतन हैं। अगर आप कहते हैं वो और कुलभूषण एक जैसे हैं नवाज शरीफ, सबूत दें, मैं खड़ा हो जाता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर नवाज शरीफ को गद्दार करार देने से महंगाई कम होती है तो मुझे भी शामिल कर लें, मुझे गद्दार करार दे दें, महंगाई कम कर दें। अगर बेरोजगारी खत्म होती है मुझे गद्दार करार देने तो मुझे गद्दार करार दे दें। अगर आपके मसाइल हल होते हैं, गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो मुझे दे दें। आपने क्या हर शाख पे बुजदार बिठा रखा है? आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है? आपने इस मुल्क को क्या बनाना रिपब्लिक बना दिया है? मुझे पता ही नहीं। और पता इनका तरीका वारदात क्या? ये काम करते हैं, 2-2 टीमें रखी हुई हैं। एक टीम चढ़ाई वाली, जलगार वाली, दूसरी टीम पसपाई वाली। एक टीम आगे बढ़ के मारो, अटैक करो, दूसरी टीम पीछे से खूबसूरत रास्ता निकालो। मुझे पता ही नहीं। ये पता क्या करते हैं? जब भी कोई चीज बैकफायर होती है ये अस्करी क़यादत पे फेंक देते हैं। जब भी 80% खुदा की कसम ये फैसले अपने खुद कर रहे हैं, सारा कुछ फौज के खाते में डाल रहे हैं। बदनाम किसको कर रहे हैं? फौज को कर रहे हैं। अच्छा। वो ही नहीं भाई, सारा कुछ आप कर रहे हैं। फौज अगर करवा सकती होती तो साईं बुजदार, उस्मान बुजदार को तब्दील करवा लेती। फौज करवा सकती होती, आपकी टीम बदलवा लेती। आपने दोस्तों से अपने भर दिए महकमे, 100 बोर्ड, 100 महकमे हैं जिनके अभी सरबराह मुकर्रर नहीं है। पुलिस पटवार की रिफॉर्म्स का बुनियादी काम नहीं हुआ। आपका कोई बुनियादी काम आगे बढ़ नहीं रहा। 11 महीने पहले आप गंदम और चीनी इंपोर्ट कर रहे थे, अब आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। किसान किस हाल में है? इंडस्ट्रियलिस्ट किस हाल में है? शहर किस हाल में है? आपको पता ही नहीं है। आपने एक गेम पकड़ी हुई, ये इनकी गेम है। मैं आवाम को कहना चाहता हूं, कौम को कहना चाहता हूं, खुदा के लिए इस गेम में ना है। ये फौज है तो खुदा की कसम हम हैं। ये फौज नहीं होगी तो खुदा की कसम ये मुल्क आपको बर्बाद, अनार्की फैल जाएगा, इंतशार फैल जाएगा। गेम है कि फौज बदनाम हो। यहाँ तो गद्दारी के मुकदमे नवाज शरीफ पे लग रहे हैं, ये बदनामी नहीं, इल्जाम नवाज शरीफ पे लग रहे हैं। बदनामी नहीं मैं कह रहा हूं कि ये पूरी दुनिया इस वक्त, दुनिया का जो दुश्मन, सारे दुश्मन इकट्ठे हुए हैं। हमारा सिर्फ एक इदारा कायम है, थोड़ी बहुत अदलिया कायम है, थोड़ा बहुत फौज कायम है। ये फौज का एक इदारा कायम है, इसके पीछे पूरी दुनिया, हर दुश्मन पड़ा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? ये वो दोस्त हैं इनके, ये वो बेवकूफ दोस्त हैं जो हर चीज डालते जाते हैं। अच्छा, जब भी
कई चीजों की हमने तहकीक की। बात इनकी अपनी होती थी, डाल वो उधर रहे होते थे, बात इनकी अपनी होती थी, डाल वो उधर रहे होते थे। इससे निकलें, मैंडेट आपको मिला है, वजीर आजम आप हैं, असेंबली में आप जवाब दें, कौम में आप कब तक छुपेंगे पीछे किसी के कब तक छुपेंगे? आपका खुदा के लिए इस मुल्क में कुछ करें। पिछले और इन्होंने मिलके, आप नाला लई फौज करेगी, कराची के वो नाले साफ फौज करेगी, अमनो अमान फौज करेगी, मर्दमशुमारी फौज करेगी, मीटर रीडिंग आपकी फौज करेगी, इलेक्शन आपकी फौज करेगी, आल बचाओ माल बचाओ, आप खाल बचाओ में अगर फौज मदद नहीं करती आप उन पे चढ़ जाते हैं। कल इमरान खान साहब ये इसी तरह के बयान देते थे, आज नवाज शरीफ साहब किसी तरह बयान देते हैं। ये एहसान फरामोश टीम है, एहसान फरामोश नस्ल है जो टड्डी दल जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। ये कोरोना है जो हमें खा गया अंदर से। खुदा के लिए कुछ करो, गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे फोकस करो। जिस दिन इस गवर्नमेंट की गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, किसी जरूरत नहीं किसी को गद्दार करार देने की, ये खुद ही फेज आउट हो जाएंगे। ये कर क्या रहे होते हैं? सोशल मीडिया ही सब कुछ है। और जालमों, सोशल मीडिया से ये 24 करोड़ का मुल्क है, 11 करोड़ इसमें वोटर हैं, इसके 11 करोड़ और भी हैं। कितने सूबे हैं, क्या करना है, आपके मसाइल क्या हैं? फैटफ, इंडिया, अमेरिका, बरतानिया, अफगानिस्तान, आपके कर्जे, आपका मुआइशत, आपकी तिजारत, आप इखलाकी तौर पे इतने डाउन हो गए कि हर रोज एक इशू क्रिएट करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं और कौम को उसके पीछे लगा देते हैं। और महंगाई पे फोकस करो, ये अवाम रुल रही है। पुलिस पटवार पे फोकस करो, ये अवाम रुल रही है। अस्पतालों में टीका नहीं, दवाइयां आप देखें, दवाइयों का हाल सुन लें, दवाइयां देखें, हर 5वां बंदा हेपेटाइटिस का मरीज है पाकिस्तान में, हर 5वां आदमी। 20% हेपेटाइटिस के मरीज है। रोजाना किस तरह दवाई लेगी? तो मिलेगी ना सर, स्ट्रेटेजी भी तो समझे ना उनकी। आप वो महंगी इसलिए करें ताकि आपको हमें अवेलेबल हो जाए दवाइयां। अब कितना अच्छा, कितना नफीस आदमी है डॉक्टर फैसल, आप अंदाजा। लेकिन ये उसका काम था, उनका काम था इनको वजीर सेहत लगाना। जफर मिर्जा साहब ने अगर कुछ किया था तो वो किधर गए? आमर कियानी साहब ने उससे पहले कुछ किया था तो वो किधर गए? पेट्रोल किधर गया? वो जो पेट्रोल माफिया, चीनी आटा माफिया किधर गया? दवाइयों वाला माफिया किधर गया? वो जो असासों वाले माफिया वो किधर गए? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किधर गया? वो आईपीपी चलो आपने वो कर दिया, वो ठीक है कर दिया, लेकिन किधर गए? क्या कर रहे हैं भाईजान, क्या कर रहे हैं? ये मैं आपको बता दूं, ये लास्ट होप थी, ये आखिरी होप है। मैं नाउमीद नहीं हूं, लेकिन क्योंकि नाउमीदी अल्लाह ताला कहते हैं गुनाह है, मायूसी गुनाह है, लेकिन ये हमारी लास्ट होप है, ये हमारी लास्ट होप है। इसके बाद वही रवायती बारियां होंगी, वही खेले जाएंगे। और आप किस ट्रैप में आ गए हो? रोज वो 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ करते हो, वो इनके खिलाफ करते हैं। इससे मेरा क्या फायदा है? एक आम आदमी का क्या फायदा है? एक शहर का क्या फायदा है? एक गांव का क्या फायदा है? कोई एक मंसूबा, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक चीज सिर्फ एक चीज मुझे बता दें कि ये हमने कर दी अवाम के लिए। क्या कर दिया? लंगर गए, लंगर खाने, पनाह गाएं कि सारी कौम को दे सकते हो? 22 करोड़ को, 24 करोड़ को पनाह गाएं। आप निजाम बदलने आए थे, तब्दीली लाने आए थे, चीजों को बेहतर करने आए थे। और खुदा के लिए ये आप गद्दार नहीं खेलने आए थे। ये गद्दार छोड़ दें, गद्दार खेलना, आगे बढ़ें। कोई गद्दार नहीं है जो अच्छा, अगर 43 लोग अगर गद्दार हैं भी, खुदा ना खास्ता, और 24 करोड़ का भी तो सोचो। जितनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 4-5 दिनों में इस इशू पे की हैं, कभी महंगाई पे की हैं? नहीं की। करें ना उस पे, एक एक चीज पे आए और कभी बाहर तो निकलो। किधर गई आपकी ब्यूरोक्रेसी जो आपसे तामन ही नहीं कर रही? किधर गए वो जो ताजर जो मसनूई जखीरा अंदोज? किधर गई सारी कौम? किधर गए हम सब क्यों माइनस हो गए? यही तो ये भी कर रहे थे, ये तो अच्छा कर रहे थे। खाता है तो लगाता है, और आप तो लगाते भी कोई नहीं हो। अगर खाते नहीं हो तो कुछ तो करो, कुछ आगे बढ़ो। इस्लामाबाद में चलना मुश्किल हो गया, खुदा की कसम। इस्लामाबाद में मैं आपको फिर अली हैदर कह रहा हूं, खुदा की कसम, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, मेरी फौज जिंदाबाद, मेरी फौज पाइंदाबाद। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी फौज की जिस दिन इज्जत या मेरी फौज पे बात होती है, मेरा अंदर से दुखता है। इस तरह लगता है जिस तरह किसी ने मेरी
माँ को गाली दी है। इस तरह मुझे लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। शाम का हाल देख लो, इराक का हाल देख लो, लीबिया में दो हुकूमतें बनी पड़ी हैं। अवामी जज्बात की आज तर्जुमानी की, बेहतरीन तर्जुमानी की, बहुत बहुत शुक्रिया अरशाद भट्टी साहब। वक्त का नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, बिजली, गैस और पानी और कराची के मसाइल के बाद सिंध और वफाक के दरमियान एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है और फरीकैन के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद ऊपर जाएगा। सिंध के जज़ायर किसकी मलकियत है, इनकी डेवलपमेंट का इख्तियार किसको हासिल है। वफाकी हुकूमत के नए ऑर्डिनेंस के बाद सूबाई और वफाकी हुकूमतों में रस्साकशी शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर मौजूद जज़ायर को एक अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया, जिसे पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया है। वफाक ने यह इकदाम सदारती ऑर्डिनेंस के तहत किया, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस को मानने से इनकार कर दिया। सिंध काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि ये जजीरे सिंध हुकूमत के थे और रहेंगे। इन जगहों पर माहीगीर रहते हैं और वही रहेंगे। हम ऐसे तरक्की और ऑर्डिनेंस को हमें नहीं मानते। सिंध की जमीन थी, है और रहेगी, और कोई भी ऐसी फैसला, ऐसा काम, ऐसी कोई भी तरक्की हमें नहीं चाहिए जिसमें हमारे लोग शामिल ना हो। इस तरह की किसी ऑर्डिनेंस को नहीं मानते, इस तरह की किसी बात को यहाँ नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत न सिर्फ ऑर्डिनेंस के नुकात पर एतराज कर रहा है, बल्कि इस ऑर्डिनेंस के अजरा के अमल को भी मशकूक करार दे रहा है। पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता माह 2 सितंबर को खामोशी से जारी किया गया था और इस मामले को असम्बली में भी नहीं लाया गया था। वफाकी हुकूमत के इस रवैये ने भी सिंध हुकूमत को शक में डाल दिया है। ये 2 सितंबर को गालिबन 2 सितंबर 2020 को इस ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया, और चूंकि कानूनी आईनी एतबार से गलत चीज़ की थी इन्होंने, गैर अखलाकी चीज़ की थी इन्होंने, हमारे हक पर डाका डाला था, तो इन्होंने गवारा नहीं किया कि इसको पब्लिक कर सके, इसको दिखा सके। सिंध हुकूमत के एतराज़ात के जवाब में वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी का रद्द अमल भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। उन्होंने कहा कि जज़ायर के हवाले से कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाया। उन्होंने जज़ायर की वफाक को हवालगी का खत जारी करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने बंडल आइलैंड के मुतालिक खत जुलाई 2020 में जारी किया था। सब देख सकते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत कितनी मुनाफिक है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि एक तरफ उन्होंने खत लिख के दे दिया और उससे कैबिनेट का भी हमने डिस्कशन कर लिया, और दूसरे दिन बेटी जरदारी जो है ये वो मोदी और कश्मीर बनाना लगे हैं उसको। नाज़रीन, वफाक की जानिब से जारी किए गए इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक वाटर्स एंड मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1974 के ज़ेरे इंतजाम साहिली इलाके वफाक की मलकियत होंगे और सिंध के बंडल आइलैंड समेत तमाम जज़ायर की मालिक वफाकी हुकूमत होगी। इस काम के लिए पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम की जा चुकी है। इस अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कराची में होगा और इसके सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अथॉरिटी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का कब्जा हासिल करने की मजाज होगी। अथॉरिटी को गैर मनकूला जायदाद पर तमाम लेवीज, टैक्स, ड्यूटियां, फीस और ट्रांसफर चार्जेस लेने का भी इख्तियार होगा और आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के बराबर हाजिर या रिटायर्ड अफसर भी चेयरमैन तैनात हो सकेगा और चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत 4 साल होगी, जिसमें एक बार तौसीह हो सकेगी। सारे अमल की वजह यह है नाजरीन के वफाक तमाम गैर आबाद जज़ायर पर जदीद शहर आबाद करने का इरादा रखता है ताकि सरमायाकारी मुल्क में आए और मकामी लोग भी खुशहाल हों। इस काम की इब्तिदा सिंध के साहिल पर मौजूद 2 जजीरों से करने की कोशिश है और ये कोशिश पहली बार नहीं हो रही। मुशर्रफ के ज़माने में भी इस पर काम करने की कोशिश की गई थी और 2012 में भी इन जज़ायर पर सरमायाकारी की कोशिश हुई थी, लेकिन मामलात इब्तदाई मराहिल से आगे नहीं बढ़ सके थे। अब की बार वफाकी हुकूमत संजीदा तो लग रही है, लेकिन अब सिंध हुकूमत को इस पर एतराज़ है। इनका मौक़िफ़ है कि वफाक की अथॉरिटी में शामिल जज़ायर
सिंध की मलकियत हैं। वफाक की मलकियत को सिंध काबीना ने मुस्तरद करके 3 नुकात सामने रखे हैं। पहला नुक्ता यह था कि आइलैंड सिंध की प्रॉपर्टी है। दूसरा, आइलैंड में जो डेवलपमेंट की जाएगी इसकी शराइत हमसे शेयर करेंगे। डेवलपमेंट करते हुए मकामी लोगों को तरजीह दी जाएगी। डेवलपमेंट के दौरान सूबे के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा। डेवलपमेंट के दौरान सूबे की वर्कफोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके हवाले से नाज़रीन, जो इस वक्त एक वफाक में जो एक तनाज़ा है, देखना यह है कि वो आगे चलकर किस रुख पर जाता है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।